अपनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ हम आपके बीच आ चुके हैं। 1 फरवरी का दिन आने वाला है। आप और हम हर कोई इंतजार कर रहा है कि देश का इस बार बजट क्या होगा, आम नागरिक के लिए क्या होगा, देश के विकास को रफ्तार देने के लिए क्या होगा। लेकिन जब भी हम देश के विकास की रफ्तार की बात करते हैं तो हमेशा ही हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में नई दशा को निर्धारित कैसे किया जाए, ये सब कुछ तय करता है देश का भविष्य। देश का भविष्य देश का बजट तय करता है। और ये बजट समेकित रूप से अगर हम देखें तो हमारे देश में जिस तरीके से रोड्स का जाल है, रेलवे का जाल है, एविएशन सेक्टर है, शिपिंग सेक्टर है, जैसे जैसे इन सेक्टर्स को मजबूती मिलती है, देश को समेकित मजबूती मिलती जाती है। बीते 2 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का साया मंडराया। बावजूद इसके विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारे देश की रही। आर्थिक नीति के मोर्चे पर कई चुनौतियां आई, लेकिन देश की सरकार ने, हमने और आपने मिलकर जो समेकित समावेशित प्रयास किया, उसका यह असर रहा कि विश्व पटल पर हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं। मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कवायद भी तेज होती रही। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जब मजबूती की बात करते हैं तो कई चुनौतियां भी हमने देखी है। चुनौतियों के साथ साथ अब रणनीति बनाने का समय आ चुका है और बजट ये सब कुछ निर्धारित करेगा। आसान शब्दों में आज उसी बजट के आधार में ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस तरह से मजबूती देगा, ये आधारभूत ढांचा हमारे देश के विकास की रफ्तार को कितनी ज्यादा गति शक्ति देगा, जैसे प्रधानमंत्री की योजना भी है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम खुलकर बात करेंगे और विस्तार से आपको एक एक बिंदु समझाने के लिए देश के 3 दिग्गज महारथी आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूं, जरा तीनों मेहमानों को एक साथ स्क्रीन पर ले आइए और ये देखिए तीनों मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं एक एक करके अब परिचय कराती हूं। हमारे साथ आज खास तौर से जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पूर्व निजी सचिव और अर्थ नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के बेहतरीन जानकार। पहचान का हालांकि जरूरत नहीं है, चेहरे से आप पहचान रहे हैं। वैभव डांगे जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं सर। साथ ही साथ हमारे साथ देश के जाने माने उद्योगपति हैं, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन रमेश अग्रवाल जी हैं। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड इंडियन वाटरवेज और साथ ही साथ जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत। और आप तीनों के ही चेहरे मुस्कुराते हुए, और मुझे लगता है कि आज जो सुदर्शन का दर्शक है पूरी तरह से आज बजट को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किस तरीके से बजट निर्धारित करना है और देश की विकास को रफ्तार मिल सकेगी, देश को रफ्तार मिलेगी तो हमें रफ्तार मिलेगी, ये कैसे तय होगा। आज आपसे, आपके द्वारा जो कही हुई बातें होंगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो वैभव डांगे जी सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये सेक्टर मजबूत रहता है तो देश को मजबूत करने का जो आकलन है, उसका आधार है, वो अपने आप तय हो जाता है। इस बार के बजट से क्या आशाएं हैं आपको? धन्यवाद लावनी जी। जैसा कि आपने कहा अपने शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में कि बजट का पूरा देश, उद्योग जगत, व्यापार जगत और आम आदमी भी बहुत ही उत्सुकता से बजट का इंतज़ार करता है। और बजट का जो बजट सरकार की आने वाले साल की क्या प्राथमिकताएं है, उसकी दिशा निर्देश क्या है, ये तय करता है। और अर्थनीति में जैसे कहा जाता है कि आधारभूत ढांचा जो है देश का, किसी भी देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश की अर्थनीति की गति को तय करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का क्या योजना अर्थमंत्री अपने बजट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वो देश की अर्थनीति को दिशा देने वाली योजना रहेगी। इसलिए जैसे हम जानते हैं कि आज हमारे देश का रोड नेटवर्क पिछले 7 सालों में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला सड़क नेटवर्क बना है। हम जानते हैं कि इस देश की रेल नेटवर्क जो है आज दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आप जानते हैं कि इस हमारे देश का जो एविएशन सेक्टर है वो 2024 में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर बनने जा रहा है। हम इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 2024 में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर मूवमेंट के नज़रिए से बनने जाने वाले। तो मुझे लगता है कि
आधारभूत ढांचे का बहुत बड़ा योगदान अर्थनीति में है। और इसलिए यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रोड मैप प्रेजेंट करता है। अर्थ मंत्री अपनी चैलेंजेस को, कोविड की चैलेंजेस के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या दिशा निर्देश देती है, ये निश्चित रूप से बहुत ही देखने लायक बात होगी। और मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 7 साल से लगातार इस सरकार का फोकस बना रहा है, जो आगे भी शायद बना रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो अपेक्षाएं बड़ी हैं और रमेश जी बड़े उद्योगपति हैं। देखिए वैभव जी ने तो बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि मजबूती के लिए जब हम बजट निर्धारित करते हैं तो बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक उद्योगपति होने के नाते और ख़ासतौर से आप तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं, तो इसे लेकर आपकी क्या आशाएं हैं? पहले मैं चाहूँगी इसका आप ज़रूर जिक्र करें। धन्यवाद लावनी जी। जिस तरह से किसी राष्ट्र का निर्माण जब होता है तो उसका व्यक्ति निर्माण जब तक बढ़िया नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। कि इन्हीं पिरामिड का हिस्सा हम व्यक्ति कहते हैं, और वह जब वह मजबूत होते हैं, हर तरह से मजबूत, यानी कि यहाँ नहीं कि अकेले कंधे मजबूत हो, करैक्टर में भी मजबूत, देश के राष्ट्रभक्त भी मजबूत, तो इस तरह के जब वो मजबूत होते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी तरह देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के पिरामिड का नीचे का हिस्सा है। सब पूरे देश की सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज मैं बड़ा आशावादी हूँ, क्योंकि जब तक ये कोविड के बाद भी, तो लास्ट ईयर का बजट हमने देखा तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा महसूस हो रहा था कि हम पता नहीं खड़े होंगे, नहीं हो पाएंगे। बस बजट ने ऐसा कुछ रिलीफ दिया जिसके कारण जैसे थे वैसे हो गए। फिर वापस अब जब आज कहेंगे 2022 में, हम उससे बेटर ही महसूस करते हैं कि बेटर हुए। ठीक है, कई जगह मुश्किलें आई होगी, कई सेक्टर में, जैसे कि एविएशन में और में, बट अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट जगत खड़ा हो गया। तो ये बड़ा आशावादी हम। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कभी हम प्रेजेंटेशन लेकर गए हैं सरकार के पास में और हमारे वित्त मंत्रालय के पास में, उन्होंने उसको संज्ञान लिया है, सुना है, देखा है, समझा है। जब सबके हित में कोई काम होता है तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और लागू भी किया है। तो मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से उद्योगपति के नाते से समझ रहा हूँ कि ये बजट ऐसा आने वाला है जो ट्रांसपोर्ट जगत को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और जिस तरह आप फिर बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अंदर हम उसका भी जवाब देंगे। तो बड़ा बहुत बढ़िया एक जो आपने लिखा कि बूस्टर डोज, रियल में बूस्टर डोज मिलने वाली है हमारे को, रियल में बूस्टर डोज मिलने वाली है। डॉक्टर विश्वपति आपके पास आते हुए, क्योंकि बूस्टर डोज की बात हो रही है और अब कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारी चुनौतियां, खासतौर से अगर शिपिंग सेक्टर की बात की जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट उन चैलेंजेस को किनारे करके जस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा शिपिंग सेक्टर भी बना है। इस बार इस सेक्टर को देखते हुए बजट में क्या आशाएं आपको नजर आती हैं? योर फर्स्ट कमेंट सर। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 बड़े बड़े पिलर्स हैं: रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे। अब जैसे अब वैभव जी ने बताया कि सभी सेक्टर्स में बहुत तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है। कोरोना के मारे थोड़ा बहुत इसके मारे थोड़ा ब्रेक लगा बीच में, बट मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आती है। गडकरी साहब कहते थे कि अमेरिका में रोड्स बहुत अच्छी हैं। हर आदमी कहता है अमेरिका में बड़ी रोड्स अच्छी हैं, बट जॉन एफ कैनेडी का एक स्टेटमेंट वो देते थे कि अमेरिका इज व्हाट इज अमेरिका टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ द रोड्स, एंड द रोड्स आर नॉट बिकॉज व्हाट अमेरिका इज। रोड्स का इतना बड़ा रोल आज जो हम लोग देख रहे हैं अपने देश में, और जैसा वैभव जी ने बताया कि जिस रेट से रोड्स का, और ये कहने की बात नहीं है, देखिए आपको खुद ही ये फील होने लगा है, मतलब ना अखबार में जाइए ना किसमें, तो जो काम रोड सेक्टर में हुआ है, और मैं पूरा इसका श्रेय गडकरी साहब को देता हूं कि जो उन्होंने इतनी मेहनत और इतना इमेजिनेटिव तरीके से काम बढ़ाया है। Nothing like, I mean, he deserves something like a Nobel Prize on that. खैर, जहां तक शिपिंग सेक्टर की बात है, शिपिंग सेक्टर में 3 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो पॉलिसी से इफेक्ट होती हैं। मैं ब्रीफली बता दूं, बाकी और डिटेल में बताएं कि पोर्ट्स हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, और शिपिंग के जो बाकी जो शिप्स हैं, जो
जो चैनल्स हैं शिप्स की, ड्रेजिंग है, इस तरह की और चीजें हैं, वो भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ही एक हिस्सा है। मैं तो थोड़ा जैसा आपने कहा हिस्ट्री की बात इसमें लाते हुए फ्यूचर कैसा है, गडकरी साहब ने 111 नेशनल इनलैंड वाटरवेज घोषित किए थे, जबकि पिछले 50 साल से देश में 5 नेशनल वाटरवेज थे। 111, एक मुश्त 111, कोई छोटी मोटी बात नहीं। उसका असर क्या हुआ है, इनलैंड वाटरवेज में इस वक्त 25 ऐसे वाटरवेज हैं जिन पे फुल स्केल काम चल रहा है। सबसे बड़ा वाटरवे तो गंगा है, और आप देखेंगे गंगा पे इतना ट्रैफिक बढ़ गया है। जो पोर्ट अथॉरिटी, ये इंडियन पोर्ट अथॉरिटी एंड शिपिंग मिनिस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स है कि उसी पर लगभग 40% कार्गो की बढ़ोतरी हुई। दिस इज अ वेरी मेजर थिंग, मतलब बहुत बड़ी चीज है। हम लोग इसको अनुभव तो करते ही हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, पर इसका जो अखबारों और जो अन्य न्यूज चैनल से पता लगता है, उससे भी देखने को आता है कि कितना बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर में इनलैंड वाटरवेज पे हो रहा है जी। और इसका सोल क्रेडिट, मैं बताता हूँ, सोल क्रेडिट गडकरी साहब को जाता है। ये उनके जमाने से इतना बड़ा इमेजिनेशन उनने किया कि उसके अगर अभी जो 20% 30% उसका काम हुआ है, वो ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल, तो इमेजिनेशन मंत्रालय ही ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा काम और सबसे तेजी से काम किया। और खास तौर से वैभव जी आपके पास आते हुए, खास तौर से अगर आप देखिए तो अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज आप मुझे करेक्ट भी करिएगा, मुझे याद है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी की बात आई थी, और उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन को हमारे देश को रखा गया था, खासतौर से अगर हम रोडवेज की बात करते हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं। लेकिन बावजूद इसके, जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि कई बार काम तेजी से हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ गई। लेकिन इस बजट से ये कहा जा रहा है कि उन चुनौतियों को बहुत जल्दी पार कर लिया जाएगा, खास तौर से एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो सीरीज शुरू हुई है, तो उसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेशन होगा, खासतौर से रोडवेज के मामले में बजट में क्या निर्धारण होना चाहिए, क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू सर? मुझे लगता है कि पिछले 7 साल का अगर हम लेखा जोखा देखें इस सरकार का, तो इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत लगातार फोकस रहा है। वो चाहे नेशनल हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज की बात हो, चाहे सिविल एविएशन सेक्टर हो। फॉर एग्जांपल रेलवेज हमारे, हाईवेज हमारे 96,000 किलोमीटर से आज 1,40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बन गए हैं। 2014 में जहां नेशनल हाईवे के लिए बजटरी प्रोविजन 30,000 करोड़ की थी, वो 2021-22 में जो खत्म हो रहा है साल, उसमें लगभग 1,40,000 करोड़ की बजटरी प्रोविजंस थी। तो मतलब 4 गुना 5 गुना एक्सपेंडिचर बजटरी बढ़ा है। रेलवे 2013-14 तक जहां 15-20,000 करोड़ खर्च करता था, वहां रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले ये 2.25 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। जहां हमारे देश में सालों में 20-25 एयरपोर्ट्स बनते थे, वहाँ हम पिछले 7 साल में 76 से लेकर सीधा 136 एयरपोर्ट आज हमारे देश में बन गए। जहाँ हम दिल्ली में रहने वाले सब लोग जानते हैं, दिल्ली में मेट्रो 1 बनने में पूरे देश में उस पर हंगामा हुआ था कि दिल्ली में, देश बड़ा खुश हो गया था कि दिल्ली में मेट्रो बनी। आज लगभग 27 शहरों में मेट्रो बनने की काम चल रहा है। 13 शहरों में तो काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है काम तो बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने कहा, कोविड कई सारी नई समस्याओं को लेकर आया है। जो सबसे बड़ी मुझे लगता है चैलेंज वित्त मंत्री के सामने रहने वाला है, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की गति को बनाए रखना। और मुझे लगता है कि कोविड के कारण उद्योग पर, व्यापार पर, पूरी इकोनॉमी पर बड़ा स्ट्रेस आया है, टैक्स कलेक्शन पे स्ट्रेस आया है। फॉर्चुनेटली रिसेंटली जीएसटी के जो डेटा आया है, उससे वो थोड़े वित्त मंत्री को खुश करने वाले डेटा आया है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। लेकिन हमारी इकोनॉमी पे पूरी दुनिया में जो कोविड का प्रेशर आया है, उस प्रेशर के बावजूद ये संतुलन बनाए रखना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जिस प्रकार से पिछले 7 साल का ट्रेंड रहा है एक्सपेंडिचर को बढ़ाते जाने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखने वाला, चाहे वो रोड सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, जैसे दिल्ली मेरठ और कई जगह पे अब
रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट लाने की बात हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि वित्त मंत्री का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर रहेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि उसका डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से मेरठ एक रैपिड रेल सिस्टम बन रही है, जिसके बनने से लगभग 1.5 लाख गाड़ियां दिल्ली मेरठ के बीच में कम हो जाएगी चलना, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट है। 50 मिनट में लोग जाना आना कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा रियल एस्टेट ग्रोथ है, हमारा अर्बनाइजेशन को दूर दूर तक ले जाने की बात है। जो मैसिव अर्बनाइजेशन बड़े शहरों में हो रहा है, उसको हमें डेवलपमेंट को और दूर तक फैलाने की बात है। तो इन सब का जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होता है। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सड़क हो, रेल हो, ये देश की धमनियां हैं, तो उनको जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे उतना हमारा देश का की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। इसलिए मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि वित्त मंत्री का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना रहेगा। हाँ, ये निश्चित उनके सामने चैलेंज है कि कोविड की समस्याओं के बावजूद कैसे वो इसका संतुलन बनाती है, ये देखने लायक होगा। ये बिल्कुल ज़्यादा देखने लायक होगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि पैन एक्सपेंशन एक हो रहा है, आपने कहा कि रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट पे जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अग्रवाल जी आप हैं, तो मैं आपने अक्सर देखा होगा कि बात चलती है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको लेकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना इस बार के बजट में बहुत ज़रूरी है। वो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है, खासतौर से बजट और में कॉम्प्लिकेशन और जो रास्ते तय करने की बात है उसमें कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए कौन से रास्ते आपकी नज़र में सही हैं? रमेश अग्रवाल, मैं यदि कहूँ कि कहते हैं ना डाटा बोलता है, यदि 5-6 साल का यदि कंपेयर करूँ, ठीक है, कोरोना आ गया, तकलीफ हो गई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पीटी, सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन में ये रहती है, मगर उसी को सबसे बड़ी मार पड़ती है। जब यदि मैं कंपेयर करता हूँ 5-6 साल पहले और आज का, यानी कि उस टाइम पर एज ए यूजर मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि हमारा जो टायर की कॉस्ट थी वो 23 पैसे पर किलोमीटर पर टायर आती थी। आज वो हमारा 16 पैसे हो गई, क्योंकि हमारी रोड बहुत बढ़िया है। हमारी जो ट्रक एक एक्स टन माल लेके जाती थी, उसमें 25% यानी कि 1.5 ट्रक का माल आज हमारे ट्रक पास हो गए। क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि जब सरकार के ने कहा कि हम दो लाइन की बजाय 4 लाइन बना दी, 6 लाइन बना दी, तो हमने कहा सर फ़ायदा क्या हुआ? उतना ही वेट लेके जा रहे हैं, उतनी लंबाई की गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। तो उनकी इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हुई कि उन्होंने जो गाड़ियाँ, तो 40 फीट का ट्रेलर था, उसको परमिशन दे दिया कि 49 फीट का बना दो। तो इस तरह से जो ट्रक, मान लो 1000 ट्रक के अंदर माल जाता था, वही सारा अब 600 ट्रकों में माल जाने लग गया। दैट मीन्स ये कॉस्ट भी बची, डीजल ही बचा, देश की इकोनॉमी का भी फर्क पड़ा। तो ट्रांजिट टाइम हमारा 20% कम हो गया इन रोड से। ये तो सब कुछ हुआ, मगर जो 14% का जो हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमी कॉस्ट है, जीएसटी की लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और जो डेवलप कंट्री है उसमें 8.5 या 9% है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा क्यों नहीं कम होता, हमारा 1 डिजिट में क्यों नहीं आ पाता। तो ये हम जब हो पाएगा जब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो डिजिटल से ही पॉसिबल हो सकता है। आपने भी देखा होगा कि इनकम टैक्स के अंदर फेसलेस कर दिया, और फेसलेस के बाद ये नहीं पता कि किस आईटीओ के पास किसका केस है, कौन व्यक्ति कर रहा है। इवन अभी जो अपेलेंट के अंदर भी शायद वो फेसलेस करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा करप्शन जो था वो खत्म हो गया, और जिस देश में करप्शन खत्म हो जाता है उसकी नींव बड़ी मजबूत हो जाती है, फॉरेन वाले इन्वेस्टर आ जाते हैं, मतलब एक हलचल, एक कहते हैं खुशहाली पैदा हो जाती है। हर आदमी जो सुबह निकलता है और वो एक प्रेशर में जीता है, उसकी वजह ये हो गया। तो एक बहुत बड़ा यदि डिजिटल हमारे हाईवे के ऊपर हो जाए, चेकिंग जिसको बोलते हैं, तो उस हाईवे से, क्योंकि हमारी पर डे की जो गाड़ी चलती है 90 लाख ट्रक आप मान लो, और 90 लाख यदि ट्रक में 100 कोई 0 चलता है, कोई 300 चलता है, कोई कुछ चलता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूँ कि 900 किलोमीटर पर डे हमारे ट्रक चलते हैं। मैं टैक्सी, कार इनकी बात नहीं करता, ओनली कॉमर्शियल व्हीकल की बात करता हूँ, चाहे नेशनल परमिट हो चाहे लोकल परमिट हो। और महीने में ये 2700 किलोमीटर चलते हैं, और पूरा 12 महीने में 32,400 किलोमीटर हम चलाते हैं। बोलने में कोई शर्म नहीं। पहले यदि हम सुविधा शुल्क के नाम से जब
ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करीबन 1.5 रुपये, पौने 2 रुपये पर किलोमीटर देती थी, आज कम होकर आपका 1 रुपये 5 पैसे 1 रुपये किलोमीटर हो गया, यानी कि 32,400 किलोमीटर का मतलब 32,400 करोड़ रुपए सुविधा शुल्क जाता है। इस सुविधा शुल्क का परहेज नहीं है, इससे जो प्रेशर पड़ता है ट्रक ड्राइवर में, इंडस्ट्री के अंदर, बाहर वाला इन्वेस्टर यदि कोई कहता है कि मैं आकर हिंदुस्तान में ट्रक लेकर काम करूंगा, वो 150 ट्रक लेता है, उसके बाद बोलता है हाथ जोड़ लेता, मैं ट्रक नहीं लूंगा, ट्रक आप लो, क्योंकि ये सुविधा शुल्क उनके बस की बात नहीं होती। हाँ, तो मैं ये सब कुछ ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर ये कैसे डिजिटल हो उसका भी मैं रूप दूंगा आपके नेक्स्ट जब आपका क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से हम इसका डिजिटल रूप कर सकते हैं, ताकि ये सारी जो इन्वेस्टर का भी मन करे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लोगों का आने का भी मन करे, और ये उद्योग एकदम 14% से 9% कैसे आए। तो 14% से 9% आने के लिए, और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं इस सेक्टर को भी किस तरह से हमें इसी दिशा से आगे बढ़ाएं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर त्रिवेदी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बजट आने वाला है और बजट ज़रूरी है आपके लिए इसलिए जानना, क्योंकि देश मजबूत होता है जब हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम और आप भी मजबूत होंगे। तो बजट पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति लगातार जारी है। देश के 3 बड़े महारथियों के साथ हम बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारा आधारभूत ढांचा जब मजबूत रहता है तो हम और आप भी मजबूत होते हैं। एक देश की मजबूती के लिए देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत होना जरूरी है, और इस मजबूती के निर्धारण के लिए बजट का निर्धारण जरूरी है। बजट में कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हुए आम नागरिक के विकास और देश के विकास में सामंजस्य जोड़ना ये बजट निर्धारित ही करता है। और इसीलिए आज हम बहुत आसान शब्दों में इस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के रूप में कैसे हम देख रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों दिग्गज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैभव डांगे जी, रमेश अग्रवाल जी और डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी जी। और जैसा कि अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी ये बता भी रहे थे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, हमारे पास हैं फैसिलिटीज़, हम थोड़ा सा बस उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर त्रिवेदी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट तो कंपाइल रूप से ट्रांसपोर्ट के हर सेक्टर को में आ जाएगी। हम शिपिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, वाटरवेव्स की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि हमारे यहाँ देश में मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 12 to 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 अप्रॉक्सीमेटली जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। खास तौर से जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनको उनको आधारभूत बनाकर व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़ी तरीके से निर्धारण किया गया था। कई योजनाओं की भी बात की गई थी, लेकिन फिर वही बात जो अभी रोड्स पे भी आई, रमेश जी कह रहे थे लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपने बताया कि गंगा परियोजनाएं हैं, लेकिन वहां पर भी लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। वो कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से दूर की जा सकती हैं, और खास तौर से जब हम बजट निर्धारण की बात करते हैं? अब देखिए, जो रमेश अग्रवाल जी की पीड़ा थी उसको मैं एक थोड़ा सा अलग किस्म से एक्सप्लेन करता हूँ जी। पिछले साल बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, विच इज अबाउट 35% 40% अबाउट द प्रीवियस ईयर्स, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर को भी बड़ा चैलेंज होगा कि ये इस तरह की राशि कहाँ से बजट में लाई जाए और किस तरह से उसको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि कोरोना में टैक्स कलेक्शंस की भी प्रॉब्लम रही है और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी है वेलफेयर वाली जिसमें पैसा तो लगता ही है। बट उसका दूसरा आयाम यह है, देखिए मैं हमेशा से इस व्यू का रहा हूं कि हर चीज में बजट की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता नहीं होती। Rules and regulations are a free way to increase the efficiency of the use of your infrastructure, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं। हम लोगों ने मैं पहले रोड की बात करूं, रोड्स में चूंकि मैं बहुत दिनों टैक्स कमिश्नर भी रहा हूं और मैंने ये बहुत परेशानी की बात है कि जहां पे ट्रक्स को बॉर्डर क्रॉसिंग होती है
वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ द GST सर्टिफिकेट्स बहुत किस्म का सुविधा टैक्स की प्रॉब्लम है। मैं मतलब किसी को somebody has to say it correctly कि बड़ा करप्शन का प्रॉब्लम। ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का भी एक बड़ा भारी हिस्सा है इंडिया में। सड़कें अच्छी हैं, टायर बच रहे हैं, पेट्रोल बच रहा है, लोग ठीक से काम कर रहे हैं, पर ये जो बीच में अड़चन आती है इसके लिए वी डोंट नीड मनी फॉर दैट इन द बजट। उसके लिए जैसा कि शायद अग्रवाल साहब के का कुछ एक स्कीम जो बता रहे हैं, उस तरह की कोई स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि अगर दिल्ली से लेके बॉम्बे तक ट्रक चले तो उसको कोई छुए नहीं। नंबर 1। नंबर 2, यही प्रॉब्लम्स हम लोग की शिपिंग में है। वहां पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या है कि जो आप बहुत दिनों से चर्चा सुन रहे होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांजैक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये उसका सब हेडिंग है। ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द बॉर्डर में इंडिया की पोजीशन बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 4-5 सालों में, बट येट अ लॉट रिमेन्स टू बी सीन। अभी मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि ये जो इंडेक्स बनता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, इसका आधार होता है कि लोगों का परसेप्शन क्या है। उसमें कोई नापातौली नहीं होती कि कितना भ्रष्टाचार है और कितना नहीं है और कितनी देरी लगती है और ये सब, उसमें लोगों से पूछा जाता है। तो जब तक लोगों का परसेप्शन रहेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट, तो वो जो एक फीलिंग आ रही है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स की जो दिक्कत है, अड़चन है, जो उसको ठीक करने के लिए, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए पैसा नहीं लगता, इसके लिए एक एटीट्यूड लगता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है, वो इसी एटीट्यूड को पिछले कुछ सालों में जो सुधारा गया है उसके कारण हुई है। इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज लॉट ऑफ ग्राउंड दैट कैन बी कवर्ड। डिजिटाइजेशन भी बहुत हुआ है, कस्टम्स में भी हुआ है, ये जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहां पर भी हुआ है, पर आई थिंक अ लॉट मोर कैन बी डन। एंड आई एम श्योर कि सरकार ने जो इतना बड़ा डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम निकाला है, उसमें इस चीज को सहूलियत देने के लिए कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकलेगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर निकलेगा। लेकिन डांगे साहब, जिस परसेप्शन की बात डॉक्टर त्रिवेदी कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब सबसे पहली बार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई थी और इसकी शुरुआत ये हुई थी, तो कहा गया था कि एक छत के नीचे कुछ ऐसा कर दिया जाए, वो कहते हैं ना कि मुखिया एक बना दो और उसको कमान दे दी जाए तो सब चीज़ें सेटल्ड होती हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की बात हुई थी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी, सेक्टर में भी कुछ ऐसी ही बात आई, लेकिन उस समय भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए। वहाँ पर जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है जब आप कंपैटिबल होते हैं उस चीज़ के लिए, और कंपैटिबिलिटी हो, वो कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं आ पाई। आज अगर रमेश जी उस पीड़ा को सामने रख रहे हैं, या डॉक्टर त्रिवेदी ने बात की, आपने भी वैभव जी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी किया था, क्यों नहीं हो पाया। इसमें मुझे लगता है थोड़ा हमें दो अलग अलग चीज़ों को समझना होगा। जैसे रमेश जी ने कहा, जैसे उन्होंने अपने उदाहरण दिए कि पिछले 7 साल में जहां उनकी कॉस्ट 23 पैसा पड़ती थी, वो आज नीचे गिर के 16 पैसा हो गई है। इसका मतलब है लगभग 30% की गिरावट कॉस्ट में आई है। सड़कें अच्छी हुई है, जो ट्रक पहले 600-700 किलोमीटर चलते थे पर डे, आज वो 900 किलोमीटर चल रहे हैं। उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। मैं मानता हूं कि देखिए, कोई सब कुछ ठीक हो गया है ये मैं निश्चित ही नहीं मानता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड वी विल हैव टू कंटिन्यूसली गो। फॉर एग्जांपल, आज हमारे देश में टोल कलेक्शन पिछले 3 साल में देखते देखते आज हम ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा टोल कलेक्शन आज हमारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। दिल्ली मुंबई का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें 12 टोल प्लाजास पर अगर एक ट्रक को जाता है तो लगभग 10 मिनट हर जगह रुकने के कारण 120 मिनट का उसका नुकसान होता है, और उतने समय उसका इंजन चलता है तो उसके फ्यूल का नुकसान होता है, बाकी सब चीज़ों का नुकसान होता है। आज बहुत आसानी से पिछले 3 साल में ये इम्प्रूवमेंट हो गया है कि आज ट्रकों को, रमेश जी अपना अनुभव निश्चित रूप से शेयर करेंगे कि उसके कारण लॉजिस्टिक्स को और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कितना फ़ायदा है। तो मुझे लगता है एक ये पक्ष है कि हमें निश्चित रूप से हमेशा इंप्रूव करने जाता है। दूसरा पक्ष मैं कहना चाहूँगा कि देखिए,
किसी भी सरकार की, और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार जो हमेशा देश के सामने अपना विजन रखा है, उसमें उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं देश की लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। अब लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसे ईज ऑफ लिविंग भी लोगों का आना पड़ेगा। ईज ऑफ लिविंग कैसे आएगा? उनको आवाजाही आसान हो, सुगम हो, उनको जाना हो तो रेल उपलब्ध हो, उनको जाना हो तो मेट्रो या सिटी बस ट्रैवल अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध हो, कोई ना कोई फैसिलिटी उपलब्ध हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो, उनको रोजगार की संधि उपलब्ध हो। अब रोजगार उपलब्ध होगा तो वो अपने घर पे आवश्यकता के अनुरूप वो अपने परिवार की खान पान की व्यवस्था कर सकेगा, हेल्थ की व्यवस्था कर सकेगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सकेगा। तो अब ये सब कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, और जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण देश की अर्थनीति को गति मिलती है, उसको एक कैस्केडिंग इफेक्ट उसका बनता है। और जब तक अर्थनीति का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं बनेगा तब तक हम हमारे देश की ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाएंगे, हमारा जीडीपी कैसे बढ़ेगा? और जब तक हमारा जीडीपी नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे देश की जो इतनी बड़ी आबादी है उनके जीवन में बदलाव लाने के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब केवल सड़क या रेलवे या सिविल एविएशन तक मैं सीमित नहीं मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर बन रहे हैं, लाखों शौचालय बन रहे हैं। आज जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हर घर जल के माध्यम से एक घर घर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन पर डालना। बीच में हम सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, लेह का एक वीडियो आया था कि लेह में कैसे -15 डिग्री में भी नल के द्वारा लोगों को पानी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें संभव है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। और इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी विजन बार बार हमेशा प्रस्तुत की है, और जो गति शक्ति योजना हो या सारे मंत्रालयों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाना हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, नेशनल रेलवे पर्सपेक्टिव प्लान हो, तो मुझे लगता है हर चीज़ का एक खाका सरकार ने रखा है। और उस खाके को अगर 2024 तक पूरा करना है तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में 50% से ज़्यादा मुझे लगता है बजट में बढ़ोतरी वित्त मंत्री करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। लेकिन एक बहुत शॉर्ट इस पर मैं आंसर चाहूंगी वैभव जी, क्योंकि इतनी देर से हम भी देख रहे हैं रमेश जी जो बार बार पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम बजट निर्धारित कर देते हैं, बजट को लेकर आपने जैसे कहा योजनाएं भी बनती हैं, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन में एक सी तो कंपैटिबिलिटी का है, लेकिन दूसरा सी करप्शन का भी है, और उसका ही नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये भी एक मजबूत बिल्कुल ये निश्चित रूप से बड़ा चैलेंज है। और जैसे रमेश जी ने भी कहा और जैसे मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी को दिन ब दिन ला सकते हैं। आज हमारे देश में हमने देखा, हम 25 साल से 40 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। 2013-14 में हमारे यहाँ 11 किलोमीटर का हाईवे बनता था, आज हमारे यहाँ 38-40 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहा है। हमारे यहाँ रेलवे में जैसे मैंने कहा 25,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इस साल हमारा 2.25 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये तभी आया है जब ट्रांसपेरेंसी आई है, करप्शन कम हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट से हम करप्शन कम कर पाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। करप्शन कम किए बगैर हमारी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है, हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो बढ़ेगा नहीं, और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी योजना कागज पे रहेगी। तो इसलिए फॉर्चुनेटली पिछले 7 साल में इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो रिपोर्ट कार्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिफिकेशन, पिछले 4 साल में लगभग 800% बढ़ोतरी हुई है रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की, जो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है निश्चित रूप से, जो इस तरीके की चीजें बढ़ी हैं। लेकिन अब रमेश जी, क्योंकि आप उद्योगपति हैं और इसलिए मेरे जो प्रश्न है उस लिहाज से भी आपकी बातों को सामने रखते हो रहा है। मुझे याद है कि पीएम ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में एक लाइन बोली थी, जब 2014 की ये बात है, और क्योंकि 7 सालों का जिक्र आया तो इसीलिए मैंने उस बात को यहाँ पर कहना उचित समझा। उन्होंने कहा था कि कारोबार चलाना सरकार का काम नहीं है। मतलब उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा मैसेज था वो,
कि सरकार आप लोगों को एक बड़े कैनवास को देने वाली है जिस पर आप खुलकर काम कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए, लेकिन अभी आप बार बार जैसे कह रहे हैं कि उन्हीं पॉइंट्स में कनेक्टिविटी नहीं है। अभी हम करप्शन की बात कर ही रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन में भी, हालांकि कई बार आप देखिए कि आप लोगों को बल देने के लिए अगर देखें तो उद्योगों को भी बल देने के लिए गतिशक्ति योजना की भी बात कर दी गई है। फिर वही बात आती है कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे जोड़ा जाए। क्या इस बार के बजट में वो जो टूटे हुए पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और कैसे की जा सकती है, क्योंकि आप उद्योगपति हैं, आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं वो बात कंप्लीट करूंगा कि एक सॉल्यूशंस की हम 14 से 9 क्या लाए, इसमें कुछ हमारे को कारण जानने पड़ेंगे। आज हमारे पास 24% ट्रक ऑफ द रोड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ड्राइवर्स नहीं है। ड्राइवर क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी ज़िंदगी में जीता है, एक होता भयमुक्त, एक होता भययुक्त। कोई भी अधीन भयमुक्त कोई व्यक्ति आज जीना चाहेगा, न कि भययुक्त। जब ट्रक ड्राइवर वहाँ से चलता है तो वो भययुक्त चलता है, उसको डर लगता है, कोई पेड़ भी हिलता है तो लगता है कोई जीप वाला तो नहीं खड़ा है रात के टाइम पर। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब डिजिटल इंडिया कहा तो हमको बहुत आस हो गई। और हालांकि जब उन्होंने स्टेप बाई स्टेप ले रहे हैं, पहले इनकम टैक्स को लिया है, क्योंकि जो करप्शन जहाँ होती थी, अब वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डिफरेंट स्टेटों का मैटर है, मगर वो उसका भी एक सोल्यूशन है। मैंने एक प्रधानमंत्री PM ऑफिस में चिट्ठी लिखी, सारा सोल्यूशन बनाकर उनका एक्नॉलेजमेंट आया, कहा कि हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिया। बड़ी खुशी हुई, पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक होगा, मैं क्यों आशावादी हूँ। एक छोटा सोल्यूशन मैंने उसको बनाया, देश को भी चाहूँगा कि उसका मतलब वो सभी सुने, कि जहाँ जहाँ स्टेट लगती है या जहाँ जहाँ वो ट्रक को चेक करना चाहते हैं, वी डोंट माइंड कि वो ट्रक को चेक ना करे, बिल्कुल चेक करे, जैसा भी चाहे वो करे, मगर एक ट्रांसपेरेंसी से चेक करे। जहाँ चेक करे वो जगह चिन्हित हो जाए, और उसमें चारों तरफ कैमरे हो जाए कि व्यक्ति जेब में हाथ दे रहा है तो कैमरे में आ जाए, किसी के हाथ में कुछ दे रहा है तो कैमरे में आ जाए, कहाँ चल रहा है, किससे मिल रहा है, वो कैमरे में आ जाए। उसके बाद जिस पार्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कोई लोग चेक कर रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है, उतरता है। उतरने के बाद वो व्यक्ति जब चेक करता है, वो एक मान लो कहता है कि भाई आपके ये इरेगुलरिटीज़ है, तो किसने चेक किया, एक पर्ची बनती है, इंस्पेक्टर 100 ने 100, TI 100 ने 100, ड्राइवर का नाम आता है कि कौन ड्राइवर, उसका DL नंबर होता है, मोबाइल नंबर तक भी आजकल डालने लग गए। वो चेक करने के बाद उसकी एक पर्ची फाड़ता है या कुछ दाएं बाएं करता है, जो भी करता है वो एक पर्ची के माध्यम से करे। जब वो पर्ची लेकर ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, उसके 200 फीट आगे डिजिटल हमारा बैरियर हो, बिल्कुल डिजिटल, जैसे टोल टैक्स होते हैं इसी तरह डिजिटल बैरियर हो। जब तक वो डिजिटल बैरियर नहीं खुलेगा, जब तक वहाँ पर वो ड्राइवर अपने हाथ से अंगूठा न दबा दे। सबसे पहले जो ही ड्राइवर खड़ा होगा, वहाँ पर एक बोर्ड होगा, प्लेट होगी, उस पर लिखा होगा कि आप अपना जो चेक पोस्ट पे जो सीरियल नंबर की स्लिप मिली है वो डायल करे, वो इसमें प्रिंट करे। तो वहाँ पर उसने डाल दिया 2456, तो 2456 करते ही वहाँ 3 बटन आएंगे, एक हरा, एक ऑरेंज, एक रेड। उसमें लिखा हुआ है कि यदि उस व्यक्ति ने आपके साथ कानूनी बढ़िया व्यवहार किया है तो हरा दबा दो, कुछ छोटा मोटा लिया दी करी है तो ये ऑरेंज दबा दो, और कुछ भी हरास किया है और 2 नंबर की बात करी तो, मगर दबाना पड़ेगा कोई भी एक, तब आपका गेट खुलेगा। ड्राइवर देखा कि बहुत बदमाशी से काम किया, उसने बड़ा हरास किया, बहुत पैसे मांगे थे, तो उसने लाल दबा दिया। लाल दबाते ही जो नंबर उसमें लिखा गया था 100, वो इमीडिएटली उस इंस्पेक्टर, उस TI के खाते में चला गया कि इसने इतने नेगेटिव नंबर मिल गए। और ये सारा का सारा हर महीने, हर 6 महीने के अंदर किसी थर्ड पार्टी के ऑडिट के माध्यम से वो इकट्ठा हो जाए। जो ही वो एक क्रॉस कर जाए नेगेटिव 100 नंबर को, 500 नंबर को, इसका इमीडिएटली तबादला हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। मशीन बोलेगी, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से आज अंगूठे में पावर है, इसलिए जितने MLA MP हर घर घर जाते हैं, कहते हैं भैया वोट दो, क्योंकि उनके अंगूठे में पावर है। कल हम इनको एम्पावर कर दिया, हमारे ड्राइवर भाइयों को, कि आपके अंगूठे में पावर है, लाल भी दबाओ, हरा भी दबाओ। और उसके बाद वही TI उसको बोलेगा भैया 2 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, ठोडी के हाथ लगाएगा, घर से मैं ये लस्सी भी लाया हूँ, आप मेरा ना मेहरबानी करके हरा दबा देना। जिस तरह से ये चीज़ उसमें बन गई, तो हम रियल में कहेंगे कि हाईवे का राम राज्य है, जो राम राज्य का सपना, कुछ भी नहीं, डिजिटल एक इच्छा शक्ति चाहिए, और डिजिटल कोई आदमी का इंटरफियर नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंगूठे में पावर हो जाए। हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ये
जनता के सेवक होते हैं या जो भी वो इंस्पेक्टर या जो भी है, तो जनता के पास एम्पावर हो गई और जनता के अंगूठे में जो पावर हो गई। आज केवल ट्रक ड्राइवरों को छोड़कर हिंदुस्तान में हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। आप पूछोगे ट्रक ड्राइवरों क्यों नहीं? आज वो गुवाहाटी है, इलेक्शन 10 तारीख का है, क्या वो गुवाहाटी से गाड़ी लेकर 10 तारीख को इलेक्शन के इतना अपना खर्चा करके वोट डालने आएगा? वो कभी भी नहीं आ सकता। हिंदुस्तान के सारे बेचारे मोबाइल है, घूमते रहते हैं, तो इन्होंने कभी जिंदगी में पूछो भाई साहब वोट डाला था? भाई साहब पिछले 10 साल के पहले एक बार गांव में था मैं, जब डाला था। वो कभी डाल ही नहीं सकते। तो इनको क्योंकि जब ये वोट ही नहीं डाल सकते तो इनकी कौन सुनेगा? तो मेरा कहने का मतलब है ये तो कम से कम डिजिटल पावर इनको दी जाए, और उसके बाद मैं कहता हूं कि ये हाईवे हमारा राम राज्य होगा, और उसके बाद इन्वेस्टर भी आएंगे, और ये जो 14% की जो बात कर रहे हो वो 9% आकर खड़ी हो जाएगी, केवल यहीं अटकी हुई है। केवल यहीं अटकी हुई है डॉक्टर त्रिवेदी, जो सुई अटक गई है 14 से 9 पे आने पे। तो हाईवे के लिए राम राज्य कैसे हो सकता है? एक बड़ा अच्छा अभी रमेश जी ने पूरा एक एग्जाम्पल से समझा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम शिपिंग एंड वाटरवेज में राम राज्य की बात करते हैं तो 2020-21 में वित्त मंत्री जी ने एक बात कही थी कि शिपिंग सेक्टर में स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब ये सेक्टर एक बूम करेगा। क्या इस 1 साल की या बीते अगर 5 साल का भी ले लो, लेकिन बीते 1 साल की अगर बात कर लें, क्योंकि वित्त मंत्री ने तो पिछले साल ये बात कही थी, क्या इस 1 साल में ऐसा हो पाया? और अगर नहीं हो पाया तो उसके पीछे क्या वजह रही? क्या इस बार ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? जी हाँ, देखिए, जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आया था अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट एंड जिसको अब मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का भी एक रूप दिया जा रहा है जी, उसमें बहुत ज्यादा। अभी आप देखिए एयर इंडिया का हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, सक्सेसफुल हुआ और बहुत अच्छा हुआ, एंड आई थिंक this will go a long way in improving the connectivity amongst the national states of the country. इसी तरह से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट इज नेक्स्ट ऑन द टारगेट। बिलीव मी, मुझे ये बताया है कि अगले 3-4 महीने में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी हो जाएगा। जैसे कि सिविल एविएशन सेक्टर का एयर इंडिया है, उसी तरह शिपिंग सेक्टर का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास भी 70-80 बड़े बड़े जहाज हैं, उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो आई एम श्योर कि एफिशिएंसी जो उसमें प्राइवेट सेक्टर ला सकता है वो लाएगा। दैट सेड, इन दी ये जो आपका इनलैंड वाटरवेज का मामला है, इसमें मॉडल शिफ्ट की बहुत बड़ी एक जरूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी कि रोड और रेल को बढ़ावा देते हुए जो आप ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज से कर लें, उसका 1/5 ऑफ द कॉस्ट है। वो भी एक लॉजिस्टिक सेक्टर को घटाने का एक तरीका है, उसकी कॉस्ट को घटाने का। आप मॉडल सरकार ने इसमें बहुत आप वाराणसी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है, आप देखिए कभी जाके कि बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजिकल चीज है। वो भी अनदर 6 मंथ में कमीशन हो जाएगा जी। साहिबगंज पे देखिए, ये झारखंड के बॉर्डर पे जहां पे गंगा जी छूती हुई निकलती हैं, वहां पे इतना बड़ा एक मल्टी मॉडल पार्क बना है। ये इसी तरह ब्रह्मपुत्रा पे भी बन रहा है। नेशनल हाईवे 5, ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, इसमें बन रहा है। नेशनल हाईवे 3 केरला में कम से कम 12 छोटे छोटे पोर्ट्स बने हैं, जेटीज कहलाती हैं, जो जी इनलैंड वाटरवेज में उनके लिए वो बनी हुई है। तो लॉजिस्टिक्स को कम, सेक्टर की कॉस्ट को कम करने के कई आयाम, एक तो मल्टी मॉडल शिफ्ट है, एक स्मूथ दिस थिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। नाउ पोर्ट्स की जो ट्रक्स आती हैं, पोर्ट से निकलती हैं, दे आर, उसका टाइम जो पहले लगता था 1-1 घंटा 1.5 घंटा, इट इज कम डाउन टू 15 मिनट्स। वो अगर उससे कोई मापदंड हो तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के सभी हिस्से हैं। एक हिस्सा जो रमेश जी ने कहा वो भी है, उस पे परहैप्स
डिजिटाइजेशन से बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल उस हम भी इस दिशा पे में I believe फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वैभव रांगी जी एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करूंगी, बिकॉज हम रेलवे को नहीं भूल सकते हैं, और वो रेलवे जिसे कहा जाता है कि अब दुनिया में यूएस, रशिया और चाइना के बाद चौथे नंबर पर हम लार्जेस्ट रेलवे की हम बात करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे देश में तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रेलवे का माना जाता है, पहले नंबर पर हम हैं, लेकिन विश्व के स्तर पर हम 8वें नंबर पे हैं। फिर भी आपने देखा कि बीते दिनों क्या हुआ। क्या इस बार बजट में ये चुनौती होगी? नहीं, जैसे क्योंकि मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट और रेलवे का बहुत कनेक्शन है। ये समसामयिक विषय है, इसलिए मैंने इस विषय को उठाना आपके सामने जरूरी समझा। नहीं, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा था, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, व्यापार करना नहीं है, मुझे लगता है उस दिशा में जो विजन पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने रखा, उस दिशा में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और कई बार राजनीतिक दृष्टि से कठिन निर्णय लेने की भी क्षमता इस सरकार ने दिखाई है। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो या जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसे कई सारे निर्णय हैं जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी दर्शन सरकार ने किया है। हम बजट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो वित्त मंत्री के सामने कई सारे चैलेंजेस है। हमारे रेवेन्यू को बढ़ाना, क्योंकि हमारा बजटरी घाटा को पूरा करना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट हर बजट में बढ़ते जाता है, और खास करके कोविड के 2 सालों में हमारे जिस प्रकार के प्रायोरिटी हमें चेंज करनी पड़ी, जिस प्रकार के हमारे हेल्थ पर हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा, वैक्सीनेशन का इतना बड़ा सक्सेसफुल ड्राइव हमारा चला जिस पे हमको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा, हमें देश के गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज सरकार को देना पड़ा, जिसके कारण निश्चित रूप से बजट पे बहुत बड़ा प्रेशर आया है। लेकिन सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स के माध्यम से जो एक अपने सामने टारगेट रखा, उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को ये फोकस जारी रखना पड़ेगा, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, चाहे रेलवे हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे हाईवे हो, और उसके माध्यम से ही रोजगार की निर्मित होगी, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं। ठीक है, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, ये तो निर्धारित हो गया है, लेकिन खर्चा बढ़ाने के साथ साथ उस खर्चे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरह से इसका डिवीजन होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज जो विजन आप तीनों दिग्गजों ने हमारे बीच रखा है, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में ही उस पहल के साथ आगे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने हमें समय दिया, और बजट को, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को किस तरीके से हम और ज्यादा आधारभूत तरीके से मजबूत बना सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं जो हमारे देश में राम राज्य, लगातार इसका जिक्र होता रहा है, राम राज्य में करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन दूर हो, ये सारी चीजें होंगी बजट में, उम्मीद करते हैं ऐसा। हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही, इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।